नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की फौज ने पलटवार करते हुए काला सागर में मौजूद रूस के जहाजों पर बड़ा हमला कर दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान एक नई जंग के मुहाने पर पहुंच गए जो अगर छिड़ गई तो विश्व युद्ध में बदल सकती है। ताइवान के बाद जापान से टकराने जा रहे चीन को अमेरिका ने गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने ही पाकिस्तान की लाचार फौज की पोल खोल दी और दावा किया कि पाकिस्तानी सेना कंगाली के कारण जंग लड़ने लायक नहीं बची है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। जंग के बीच जेलेंस्की ने पुतिन पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया। युद्ध के 425वें दिन पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि एक बार फिर जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर अटैक कर दिया। यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर मौजूद रूस के जंगी जहाजों के बेड़े को ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद क्राइमिया में मौजूद रूसी सेना में खलबली मच गई। हमले के तुरंत बाद वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के हमले का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि उसके इस ड्रोन हमले में सेवेस्तोपोल नौसेना अड्डे पर खड़े रूसी जंगी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। पिछले महीने भी जेलेंस्की की सेना ने रूस के इसी नेवल बेस को टारगेट किया था, जिसके बाद रूस ने क्राइमिया की किलेबंदी तेज कर दी थी। जेलेंस्की की फौज को पस्त करने के लिए पुतिन वहां एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों और हथियारों को तैनात कर चुके हैं ताकि यूक्रेन की तरफ से किए गए किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन क्राइमिया को लेकर बुरी तरह डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि यूक्रेन जंग के बीच क्राइमिया कभी भी उनके हाथ से छिन सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले दिनों जेलेंस्की ने कीव में दी गई एक इफ्तार पार्टी में क्राइमिया को पुतिन के चंगुल से छीनने की कसम खाई थी। तभी से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया को दोबारा हासिल करने के लिए बड़ा हमला बोलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जेलेंस्की की सेना ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नौसैनिक अड्डे को निशाने पर ले लिया। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के ड्रोन सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर खड़े रूसी जंगी जहाजों पर बम गिराते दिखाई दिए, जिससे रूसी फौज में हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हमले के डर से पूरे क्राइमिया में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले में रूस के जंगी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन रूस की सेना ने यूक्रेन के इस दावे को खारिज कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया और हमले में शामिल उसके कई ड्रोन मार गिराए। हालांकि जेलेंस्की की फौज के इस हमले के बाद रूस ने सेवेस्तोपोल की सुरक्षा और कड़ी कर दी। काला सागर के किनारे बसे सेवेस्तोपोल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से नौसैनिक अड्डे की निगरानी करता नजर आया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने न सिर्फ सेवेस्तोपोल बल्कि पूरे क्राइमिया की सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि क्राइमिया पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुका है और वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि क्राइमिया उनके हाथ से फिसल जाए। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है, जिसे बचाने के लिए वो कई बार परमाणु हमले तक की धमकी दे चुके हैं। इसीलिए पुतिन ने क्राइमिया में हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने क्राइमिया की सुरक्षा के लिए वहां बड़ी संख्या में टैंक तैनात कर दिए। इसके साथ ही गोला बारूद की एक भारी भरकम खेप भी क्राइमिया पहुंचाई गई। लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की की सेना क्राइमिया में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी साल मार्च में यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में मौजूद रूस के सैन्य अड्डे पर हमला किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस दौरान यूक्रेन ने ड्रोन के साथ ही समंदर के रास्ते ऐसी नावें भेजी थीं जो बारूद से भरी हुई थीं, जिनसे क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाने का प्लान था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। जहां पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह उसे तबाह करना चाहता है ताकि पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुतिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस की सुरक्षा इतनी सख्त रखते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले महीने पुतिन खुद सेवेस्तोपोल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा का जायजा लिया था, क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी यूक्रेन की सेना कई बार सेवेस्तोपोल नेवल बेस को निशाना बना चुकी है, जिससे उसे काफी नुकसान भी पहुंचा था और पुतिन नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो।
इसीलिए सेवस्तोपोल नेवल बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि पुतिन को मालूम है कि सेवस्तोपोल नौसैनिक अड्डा जेलेंस्की के निशाने पर है और वहां कभी भी हमला हो सकता है। उनका ये डर सही भी साबित हुआ, क्योंकि पिछले महीने मार्च में सेवस्तोपोल नेवल बेस को निशाना बनाने के बाद एक बार फिर यूक्रेन की फौज ने इस पर हमला कर दिया। इस बीच रूस ने यूक्रेन के बखमुत शहर में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया। पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे के लिए बखमुत बेहद अहम पड़ाव है, इसलिए पुतिन ने वहां रूस की सेना के साथ उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी उतारा हुआ है। और अब रूस ने दावा किया कि उस वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बखमुत के 3 और शहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। बखमुत में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बसा बखमुत शहर पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुका है। और वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन तो शहर के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। अगर बखमुत हाथ से निकला तो यूक्रेन के लिए पूर्व में पुतिन की फौज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के पुराने साथी और ईरान के पड़ोसी आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर एक दूसरे के सामने तन गए हैं। दोनों के बीच एक बार फिर खून खराबे का दावा हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर अपने एक सैनिक की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं अजरबैजान ने कहा है कि आर्मेनिया ने उसके सैनिकों पर फायरिंग की है। दोनों दुश्मनों का ताजा तनाव यहीं खत्म नहीं होता। इस खून खराबे के बीच अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख को से आर्मेनिया का लिंक तोड़ने के लिए दोनों के बीच की इकलौती सड़क पर चेक पॉइंट बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख पहुंचने के लिए अजरबैजान के सुरक्षा घेरे से गुजरना होगा, जो कि आर्मेनिया को कतई मंजूर नहीं। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तीसरी लड़ाई लगभग तय दिख रही है। ये दोनों देश भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई में बड़े बड़े देश कूद सकते हैं। रूस तो इस युद्ध में उतरेगा ही। ईरान पहले ही लड़ने के लिए तैयार बैठा है। उसका दुश्मन इजराइल भी अपना दम दिखाने को बेताब है। वहीं तुर्की और अमेरिका भी अपना अपना पाला चुन चुके हैं। और अगर इतने ताकतवर देश एक दूसरे से भिड़ेंगे तो वो विश्व युद्ध ही होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ताजा तनाव तब पैदा हुआ जब अजरबैजान ने ऐलान किया कि उसने लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क पर चेक पॉइंट बना दिया है। लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता, और नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों की जान बसती है। नागोर्नो कराबाख के लिए दोनों देश आज से नहीं बल्कि 30 साल से ज्यादा वक्त से लड़ मर रहे हैं। 2020 में ही दोनों देशों ने नागोर्नो कराबाख के लिए 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर तोप, गोले और बम बरसाए थे, जिसमें 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब रूस ने सीज फायर करवाकर युद्ध रुकवा दिया था। उस सीज फायर के तहत अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को बंद नहीं कर सकता। लेकिन अजरबैजान ने आरोप लगाया कि आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख में नई जंग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो लाचिन कॉरिडोर के रास्ते नागोर्नो कराबाख में हथियार पहुंचा रहा है। अजरबैजान ने दावा किया कि इसलिए उसने भी लाचिन कॉरिडोर पर चेक पॉइंट बना दिया। लाचिन कॉरिडोर पर अजरबैजान की चेक पॉइंट का मतलब है आर्मेनिया का नागोर्नो कराबाख तक जाने का रास्ता बंद। और नागोर्नो कराबाख की आधी से ज्यादा आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है। उन लोगों के साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। दिक्कत यह है कि नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है, जिस पर अजरबैजान ने चेक पॉइंट बनाकर आग में घी डाल दिया है। इसी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान से अलग अलग देशों के अलग अलग हित जुड़े हुए हैं। ईरान का तो इस लड़ाई में पड़ना लगभग तय है, क्योंकि एक तो वो दोनों देशों का पड़ोसी है, दूसरा उसकी अजरबैजान से दुश्मनी है, और तीसरा वो सरेआम आर्मेनिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुका है। वहीं वैसे तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन रूस का झुकाव आर्मेनिया की तरफ है। मगर मजेदार बात यह कि रूस का दुश्मन अमेरिका भी आर्मेनिया को समर्थन देता दिख रहा है। यानी यहाँ रूस और अमेरिका साथ खड़े हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अजरबैजान अकेला है। तुर्की उसका पुराना दोस्त है, जो 2020 की जंग में भी उसे अपने ड्रोन देकर जिता चुका है। वहीं इजराइल भी अजरबैजान से हाथ मिलाए बैठा है। उधर सूडान में अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया। विशेष विमान के जरिए अमेरिका की स्पेशल फोर्स सूडान की राजधानी खर्तूम पहुंची और वहां फंसे दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहां सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इन कर्मचारियों को सूडान से निकाल लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर इस मिशन के लिए स्पेशल फोर्स का शुक्रिया अदा किया। इस बीच पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने वहां की सेना की बदहाली की पोल खोल कर रख दी। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना भारत से जंग लड़ने के लायक ही नहीं बची है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की भी बखिया उधेड़ कर रख दी और बाजवा पर खुल्लम खुल्ला हमला कर दिया। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया कि बाजवा ने एक दो नहीं बल्कि 25 पत्रकारों के सामने कहा था कि पाकिस्तान की सेना जंग लड़ने के लायक नहीं रही।
क्योंकि टैंक खराब हो चुके हैं और तोपों को लाने ले जाने के लिए तेल खत्म हो चुका है। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। हामिद मीर ने दावा किया कि सेना की गरीबी को छुपाने के लिए बाजवा ने भारत से चोरी छिपे डील की थी, या यूं कहें कि बाजवा भारत के आगे गिड़गिड़ाए थे, जिसके बाद LOC पर सीज फायर हो गया। क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान की कमजोर सेना भारत की आर्मी के आगे तिनके की तरह उड़ जाती। हामिद मीर ने दावा किया कि बाजवा ने ऐसा करके पाकिस्तान की दुनिया के सामने बेइज्जती करा दी और भारत के आगे घुटने टेक कर पाकिस्तान को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान की सेना की कमजोरी का ढोल पीटा और दूसरी ओर पर्दे के पीछे से भारत के आगे हथियार डालकर सीज फायर करवा दिया। मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। यानी पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा पर उन्हीं के देश के पत्रकार ने ऐसा इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की सेना के ढोंग और दिखावे पर पानी फिर गया, क्योंकि हामिद मीर का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उन्होंने बेधड़क होकर पाकिस्तान की सेना की कमजोरी बताई और ये दावा किया कि वहां के पूर्व आर्मी चीफ ये जानते थे कि पाकिस्तान की सेना अंदर से खोखली हो चुकी है और अगर वो युद्ध में उतरी तो भारत की सेना के सामने कुछ घंटे भी खड़ी नहीं रह पाएगी। इधर गुजरात के 2002 नरोडा गांव दंगा मामले में SIT कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इसी केस में सबूतों के अभाव में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनमें माया कोटनानी समेत 67 लोगों के नाम शामिल थे। स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की बनाई SIT गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देगी। 2002 में दंगों के दौरान नरोडा गांव में 11 लोगों की हत्या हुई थी। उधर दावा किया गया कि आतंकी संगठन ISIS से निपटने के लिए अमेरिका और तालिबान ने हाथ मिला लिया। इस राज का पर्दाफाश अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक हुए एक खुफिया दस्तावेज के जरिए हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र मिला कि ISIS और ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से निपटने में अमेरिका तालिबान की मदद कर रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से जो रिपोर्ट लीक हुई थी उसके मुताबिक अफगानिस्तान ISIS और ISKP का नया अड्डा बन गया है, जिसके बाद उनसे निपटने के लिए अमेरिका ने तालिबान को मदद का ऑफर भी दिया और फिर इन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। हालांकि इस बारे में अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, पर उसके रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए किसी के भी साथ मिलकर काम करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि उसके इस कदम से आतंकी संगठनों की कमर टूट जाएगी। यही वजह है कि उसने तालिबान से हाथ मिलाने का फैसला लिया, क्योंकि तालिबान पहले भी ISIS के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। इस खुफिया रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि अफगानिस्तान से लौटते वक्त अमेरिकी फौज की टुकड़ी पर जो हमला हुआ था उसके लिए भी तालिबान नहीं बल्कि ISIS ही जिम्मेदार था। यही वजह है कि अमेरिका उससे बदला लेने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के लिए भी ये दोनों आतंकी संगठन बड़ी चुनौती बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से अमेरिका और तालिबान ने अपनी दुश्मनी भुलाकर उनसे निपटने का प्लान बनाया ताकि दोनों को इससे फायदा हो। इस बीच फ्रांस में चीन के राजदूत के सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों पर दिए बयान पर ऐसा हड़कंप मचा कि चीन की सरकार से जवाब तलब होने लगा, क्योंकि फ्रांस में चीन के राजदूत ने बयान दिया कि इतिहास गवाह है कि क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत संघ के टूटते समय इसे यूक्रेन को दिया गया था। यानी फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाय ने इशारों में क्राइमिया को रूस का हिस्सा मान लिया, जबकि दुनिया की नजरों में वो अब भी यूक्रेन का है और पुतिन की सेना जबरदस्ती वहां बैठी हुई है। एक इंटरव्यू में बोलते हुए लू शाय यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दावा किया कि क्राइमिया को सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चोव ने यूक्रेन को दिया था, जबकि इतिहास के पन्नों में क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत संघ के राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश का दर्जा नहीं दिया गया था। मतलब यह कि चीन के राजदूत ने इशारों में क्राइमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन समेत बाकी देशों की दिल की धड़कन बढ़ा दी। और यूक्रेन ही नहीं, बाल्टिक देश भी चीन पर भड़क गए। फ्रांस ने चीन पर इससे जवाब मांगा और पूछा कि क्या लू शाय की राय ही चीन की सरकार की भी राय है। लू शाय के इस बयान ने बैठे बिठाए सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके राज्यों को ठेस पहुंचा दी, क्योंकि यूक्रेन तो रूस से लड़ ही इस बात के लिए रहा है, जबकि रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा बताता है। यही वजह रही कि फ्रांस में चीन के राजदूत के बयान ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि उनकी राय यूक्रेन का पलड़ा कमजोर कर सकती है। यही नहीं, यूक्रेन समेत बाल्टिक सागर के किनारे बसे तीनों देशों पर भी संकट आ सकता है। मोल्दोवा भी जंग की आग में जल सकता है, क्योंकि ये देश पुराने सोवियत संघ का हिस्सा थे और इसीलिए चीन के राजदूत के बयान पर यूक्रेन ऐसा भड़का कि उसने चीन को रूस का तोता बोल दिया और नसीहत दी कि वो रूस का प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे, क्योंकि चीन के इस तरह के बयान से जंग में यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है। कुछ दिन पहले ही शी जिनपिंग भी रूस गए थे, जहां उनकी पुतिन से मुलाकात हुई थी।
और दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। और अब फ्रांस में चीन के राजदूत ने सोवियत संघ की याद दिला दी, जिससे यूक्रेन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि 1991 से पहले रूस और यूक्रेन अलग अलग देश नहीं थे, बल्कि सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूस और यूक्रेन के अलावा जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी सोवियत संघ का हिस्सा था। यही वजह रही कि चीन के राजदूत के बयान ने यूक्रेन समेत बाल्टिक सागर के किनारे बसे लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के माथे पर भी शिकन ला दी और उन्होंने लू शाय के बयान पर चीन की सरकार से जवाब मांग लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे यूक्रेन के लोगों ने रूस की फौज पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। जापोरिजिया में मौजूद इस परमाणु प्लांट पर रूस की सेना ने पिछले साल फरवरी में कब्जा कर लिया था और जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूस की सेना जापोरिजिया में घुस गई थी। तभी से वहां यूक्रेन की फौज के साथ उसकी भीषण जंग छिड़ी हुई। लेकिन उस वक्त रूसी सेना जापोरिजिया में इतनी तेजी से फैली थी कि उससे मुकाबला करना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो गया था और देखते ही देखते पुतिन की सेना ने जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमा लिया। हालांकि यूक्रेन ने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने अपने फायदे के लिए वहाँ काम कर रहे यूक्रेन के लोगों का उत्पीड़न किया और आरोप लगाया कि यूक्रेन के खिलाफ काम न करने पर इस प्लांट के कई कर्मचारियों को पुतिन की फौज ने रबर की गोलियों से घायल कर दिया, जबकि कुछ लोगों के विरोध करने पर रूस की सेना ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जेलेंस्की की फौज ने कई बार जापोरिजिया में पुतिन के सैनिकों पर हमला कर न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में रूस की फौज ने वहां ऐसा नरसंहार मचाया कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा हासिल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के कब्जा करने से पहले जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में करीब 11,000 कर्मचारी काम कर रहे थे और अब उस प्लांट में काम करने वाले सिर्फ 4600 लोग ही बचे हैं, क्योंकि रूस की सेना पर यह आरोप लगाया गया कि जो भी कर्मचारी उनके मुताबिक काम नहीं करता तो उसे टॉर्चर किया जाता है या फिर गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस बीच न्यूजीलैंड में भूकंप के जोरदार झटके 2 बार महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से दूर जाने के लिए कहा गया। ये भूकंप न्यूजीलैंड के कमाडेक आइलैंड्स में आए। पहली बार भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई, जबकि दूसरी बार यह तीव्रता 5.4 रही। हालांकि वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद दफ्तर में खून जैसे दिखने वाले लाल रंग के धब्बे मिलने से हड़कंप मच गया। न्यूज 18 ने ही सबसे पहले इन धब्बों की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ अतीक अहमद के दफ्तर पहुंचे, जहां उनको भी कई जगह पर खून जैसे दिखने वाले लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए। इस दौरान वहां रखे एक सोफे पर एक कपड़ा भी मिला और उस पर भी खून जैसे दिखने वाले लाल रंग के धब्बे नजर आए। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एक खून जैसी, क्योंकि ये लाल रंग का नजर आ रहा है और अभी तक पुलिस भी इसे शुरुआती तौर पर खून ही मान रही है। खून से सना कपड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। केवल कमरों में ही नहीं बल्कि इमारत की सीढ़ियों पर भी लाल रंग के धब्बे कई जगह दिखाई दिए। लिहाजा फोरेंसिक टीम ने पूरी इमारत से सैंपल इकट्ठा किए, जिनको पुलिस भी शुरुआती जांच में खून ही मानकर चल रही है। खून जैसे दिखने वाले ये धब्बे नीचे सीढ़ियों से लेकर कमरे और छत तक फैले थे, जिसका सबसे पहले पता न्यूज 18 नहीं लगाया। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे आपको दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद के कार्यालय में खून जैसे धब्बे देखने को मिल रहे हैं। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को वहां से एक चाकू भी बरामद हुआ, जो खून जैसे दिखने वाले लाल रंग से सना हुआ था। ब्लड तो है, अब ह्यूमन ब्लड है या क्या है ये तो जांच के बाद क्लियर होगा, लेकिन ब्लड तो दिख रहा है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये लाल रंग जैसे दिखने वाले धब्बे खून हैं या नहीं। उधर एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद के मोबाइल से हैरान करने वाला एक वीडियो मिला, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह पीटते दिखे। हालांकि इस वीडियो में असद नहीं दिखा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो उसी ने बनाया था, जिस पर तारीख 19 जनवरी 2021 लिखी हुई है। 2 साल बाद सामने आया ये वीडियो लखनऊ के उस फ्लैट का है जिसमें असद रहता था। इस वीडियो में 4 लोग एक लड़के की कपड़े उतार कर जमकर पिटाई करते दिखे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक असद के फ्लैट में इसी तरह लोगों की पिटाई की जाती थी और उसका वीडियो बनाया जाता था। इन्हीं वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर लोगों के बीच दहशत फैलाई जाती थी। इधर अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम के एनकाउंटर की जांच होगी, जिसके लिए योगी सरकार ने 2 सदस्यों के आयोग का गठन कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा और यूपी के पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता शामिल किए गए। 13 अप्रैल को झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी असद और गुलाम को ढेर कर दिया था। उधर पिछले हफ्ते रूस के एक फाइटर जेट के गलती से रूस के ही बेलग्राद शहर पर बम गिराने की घटना पर रक्षा विशेषज्ञों ने सनसनीखेज दावा किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के Su-34 लड़ाकू विमान से गिरे बम ने जिस तरह शहर को दहलाया, उस हिसाब से वो 500 किलो का रहा होगा। क्योंकि सामने आई तस्वीर में बेलग्राद के एक चौराहे पर हुआ वो धमाका इतना जबरदस्त दिखा था कि सड़क फट गई थी
और वहां 130 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया था। पास से गुजर रही एक गाड़ी भी ब्लास्ट का शिकार हो गई थी। उस हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। मिलिट्री विशेषज्ञों का कहना है कि इतना जोरदार विस्फोट करने वाला बम 500 किलो का तो रहा ही होगा। हालांकि रूस उस बम के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं। वो बस इतना कहकर कन्नी काट गया कि जो हुआ गलती से हुआ। लेकिन दुनिया को यह बात नहीं बच रही कि रूस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसके जेट ने अपने ही शहर पर बम कैसे गिरा दिया। और तो और 2 दिन पहले उसी जगह पर रूस को एक नया बम मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि इस बार रूस ने धमाके से पहले ही उस बम को डेटोनेट कर दिया। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बात यह कि रूस के फाइटर जेट से जिस बेलग्रेद शहर पर बम गिरा वो यूक्रेन की बॉर्डर के काफी करीब है। यूक्रेन की सीमा से बेलग्रेद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ ही यूक्रेन का खार्किव है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन पहुंचने के लिए रूस के कई जेट बेलग्रेद शहर के ऊपर से गुजरते हैं। वहीं तीसरी बात यह कि रूस के जिस Su-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट से बेलग्रेद पर बम गिरा, रूस उसे यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल भी कर रहा है। और आखिरी और सबसे अहम बात यह कि जब से रूस ने यूक्रेन पर जंग छेड़ी है, तभी से बेलग्रेद धमाके झेल रहा है। वहां कई बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिनका आरोप रूस यूक्रेन पर लगाता रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते हुए धमाके के बाद रूस ने यूक्रेन का नाम अपने मुंह से नहीं निकाला। उसके रक्षा मंत्रालय ने बस इतना कहा कि उसके विमान को इमरजेंसी में बम छोड़ना पड़ा। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि इमरजेंसी के दौरान सेफ मोड में बम छोड़ा जाता है, जिससे वो फटता नहीं। लेकिन बेलग्रेद में गिरे बम में ताकतवर ब्लास्ट हुआ। ऊपर से पायलट ने वो बम शहर की घनी आबादी वाले इलाके में गिराया। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर रूस के विमान में कोई दिक्कत थी तो उसने अपने सारे हथियार नीचे क्यों नहीं गिराए, सिर्फ एक ही बम क्यों गिराया। इधर मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने पटना के MP MLA कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसका मतलब हुआ कि राहुल गांधी को सुबह कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। मोदी सरनेम के एक मामले में सूरत कोर्ट राहुल गांधी को पहले ही सजा सुना चुकी है। अगली सुनवाई यहाँ नहीं होती है, तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने केस दर्ज करवाया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने ताइवान पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। चीन ने कई बार अमेरिका को ताइवान और उसके झगड़े से दूर रहने की धमकी दी थी। लेकिन अमेरिका ने उसे 2 टूक कह दिया कि अगर उसने ताइवान पर आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो चीन की धमकियों से डरने वाला नहीं। और अगर चीन ने दोबारा ताइवान के इलाके में घुसने की कोशिश की तो फिर वो इसका जवाब भी देगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐलान किया कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मतलब वो न तो ताइवान की मदद करना बंद करेगा और न ही दक्षिण कोरिया से दूरी बनाएगा। यह ऐलान अमेरिका की तरफ से G7 देशों की बैठक के बाद लिया गया। मजबूती से खड़े रहे। और इस संगठन में शामिल ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान ने भी इस बात पर अमेरिका का समर्थन किया। असल में अमेरिकी संसद की तब की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। यही वजह है कि उसने कई बार अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की धमकी भी दी थी। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ अमेरिका ने वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, बल्कि कई अमेरिकी नेताओं ने ताइवान के दौरे भी किए। और अब G7 देशों ने भी ये साफ कर दिया कि वो चीन के खिलाफ ताइवान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इधर फिलीपींस और अमेरिका के बीच बढ़ रही दोस्ती से घबराकर चीन ने अपने विदेश मंत्री को बातचीत के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला भेज दिया। चीन के डर की वजह से ही वजह यह है कि अमेरिका और फिलीपींस मिलकर कई बार मिलिट्री ड्रिल कर चुके हैं, जिसके बाद ही चीन ने फिलीपींस के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में उसकी हरकतों की वजह से ही फिलीपींस उस पर भड़का हुआ है। लेकिन अब फिलीपींस को मनाने के लिए चीन के विदेश मंत्री उसकी राजधानी मनीला पहुंच गए, जहां उन्होंने फिलीपींस के साथ मतभेदों को दूर करने पर हामी भर दी। इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दे दी कि अमेरिका और फिलीपींस के गठबंधन से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में चल रहे विवाद से दूर रहने की नसीहत भी दी। यानी चीन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच दोस्ती इतनी बढ़ जाए कि वो दोनों उसके लिए खतरा बन जाए। हालांकि फिलीपींस ने चीन को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका से नजदीकी बढ़ाई है। और दोनों देशों ने मिलकर हाल ही में उसी दक्षिण चीन सागर में युद्ध का अभ्यास किया जिसे चीन अपनी जागीर समझता है। दक्षिण चीन सागर फिलीपींस के पश्चिम में है और वहां चीन किसी और देश की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता, जबकि फिलीपींस भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से को अपना कहता है। इसी मुद्दे पर उसके और चीन के बीच तनाव है। ऐसे में फिलीपींस ने चीन से निपटने के लिए ही अमेरिका को अपने यहाँ खुली छूट दे रखी है। अमेरिका पहले ही फिलीपींस के साथ एक डील कर चुका है, जिसके तहत वो फिलीपींस के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसी वजह से चीन इन दोनों देशों से परेशान है। इस बीच श्रीनगर में NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की संपत्ति जब्त कर ली।
और ये कार्रवाई दिल्ली में मौजूद एनआईए की स्पेशल कोर्ट के आदेश पर की गई। सलाउद्दीन के बेटे पर आतंकियों की फंडिंग करने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर में मौजूद उसके मकान को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि अमेरिका उसकी सेना से डरता है। बताया गया कि ईरान की तरफ से यह बयान अमेरिका के ईरान के कुछ मददगारों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया, जिसमें ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए उसे डरपोक बता दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने यह बयान दिया। असल में बीते कुछ महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने कुछ घातक मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को चिढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, उसने खतरनाक ड्रोन बनाकर भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कुछ दिन पहले ही उसने ईरान को हथियारों की मदद करने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल बताई गई। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक इसी के जवाब में ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कह दिया कि वो उसकी फौज से डरता है। हालांकि खबर है कि ईरान के इस बयान से अमेरिका भड़क गया, जिससे दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोनों के बीच बढ़ते तनाव की एक वजह यूक्रेन जंग भी है। असल में जब से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से आरोप है कि ईरान उसे घातक हथियार भेज रहा है, जिनके दम पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की की फौज पर भीषण हमले कर रही है। इसीलिए अमेरिका ईरान को लगातार आंखें भी दिखा रहा है। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद ईरान अमेरिका की धमकियों से नहीं डरा और वो अब भी रूस की मदद कर रहा है। इस बीच सऊदी अरब ने भारत से दोस्ती निभाते हुए अफ्रीकी देश सूडान में फंसे कई भारतीयों को निकाल लिया, लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां भीषण लड़ाई की वजह से राजधानी खर्तूम का मुख्य एयरपोर्ट बंद है। इतना ही नहीं, सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए हैं, जिससे वहां फंसे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने भारत से अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत के नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी को समंदर के रास्ते बाहर निकाला गया। हालांकि लोगों को वहां से निकालने के लिए सूडान की सेना ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन लगातार हो रही भीषण बमबारी से उसके भी हौसले जवाब दे रहे हैं। सूडान पर राज करने के लिए RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप वहां की सेना पर भीषण हमले कर रहा है, जिसे सूडान की सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इस लड़ाई के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो हैं सूडान के लोग। भीषण बमबारी की वजह से लोग अपने घरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि दूसरे देशों के लोगों का हाल तो खराब है ही। सूडान में जारी लड़ाई अमेरिका पर भी भारी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके करीब 16,000 नागरिकों के वहां फंसे होने की आशंका है। अमेरिका ने अपने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया। हालांकि सूडान की सेना ने वहां के ज्यादातर एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा किया, जिसके बाद लोगों को ये उम्मीद जगी कि अब वो किसी तरह से सुरक्षित वहां से निकल सकेंगे। उधर अमेरिका की एक एयरलाइंस की एक फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद विमान के इंजन में आग लग गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में उड़ान भर रहे विमान के इंजन से आग निकलती दिखी। ये आग उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लगी, जिसके बाद ओहायो के एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब वो विमान कोलंबस से फीनिक्स जा रहा था। इधर ईरान ने इजरायल को घेर कर मारने का प्लान तैयार कर लिया। उसने ईद के मौके पर सभी मुस्लिम देशों से इजरायल को बर्बाद करने के लिए फिलिस्तीन के चरमपंथियों की मदद करने की अपील की और उन्हें इजरायल के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बताया। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह ऐलान किया कि इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के लिए यही सबसे सही वक्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इजरायल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में अगर सभी मुस्लिम देश साथ आ जाएं तो उसे आसानी से हराया जा सकता है, जिसके लिए वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को ताकतवर करने में जुटा है, ताकि उसके लड़ाकों की मदद से वेस्ट बैंक इलाके में इजरायल को घुटनों पर लाया जा सके। और आरोप है कि इसके लिए वो हमास के लोगों की न सिर्फ आर्थिक मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें कई आधुनिक हथियार भी मुहैया करा रहा है, जिसमें वो अब बाकी मुस्लिम देशों की भी मदद चाहता है, ताकि जितनी जल्दी हो सके इजरायल को नक्शे से मिटा दिया जाए। इजरायल ने आरोप लगाया था कि पिछले कुछ दिनों में हुए कई हमलों के पीछे ईरान ही था। उसने दावा किया था कि ईरान ने हमास के लड़ाकों को करोड़ों रुपए की मदद की, जिनसे रॉकेट और घातक हथियार खरीदे गए और फिर इजरायल पर एक के बाद एक कई हमले हुए। खामनेई का मानना है कि इजरायल इस वक्त काफी कमजोर है, क्योंकि एक तरफ उसके अपने देश में आतंकवाद दोबारा पैर पसार रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के एकजुट होने से उसकी चिंता बढ़ी हुई है। और इसी वजह से खामनेई ने बाकी मुस्लिम देशों से भी फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले संगठनों की मदद करने की अपील की, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों का खून खौलाने के लिए इजरायल का नाम ही काफी है, और वो कई साल से इजरायल के खिलाफ आर पार की जंग की राह देख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने 2016 में दावा किया था कि इजरायल अगले 25 साल में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम देशों के एक साथ आने से ईरान को इजरायल के साथ अपनी दुश्मनी भुनाने का मौका मिल गया।
जिसके लिए वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यही वजह है कि उसने अपने नए दोस्तों से अपील की कि वो भी इस मुहिम में उसका साथ दें ताकि इजरायल को जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु खतरे से निपटने के लिए चीन से मदद मांगी है। ईरान का कट्टर दुश्मन इजरायल पिछले कई महीनों से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने में जुटा है, जिसके लिए इजरायल ने ईरान को तबाह करने की कसम खाई। उसने कई बार ईरान को अपनी घातक मिसाइलों और हथियारों से डराने की भी कोशिश की, क्योंकि इजरायल को इस बात का डर है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए इजरायल ने ईरान को रोकने के लिए सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन ईरान पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। इसी साल फरवरी में दुनिया भर में परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आशंका जताई थी कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। जिसका मतलब यह है कि ईरान अब एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब उसे नहीं रोका गया तो पानी सिर के ऊपर से बहने लगेगा, जिसके बाद इजरायल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एटम बम बनाने के बाद अगर इजरायल ने ईरान को भड़काने की कोशिश की तो उस पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगेगा। इसी वजह से इजरायल इन दिनों ईरान को रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उसने अब चीन के आगे हाथ फैलाया है ताकि चीन आगे बढ़कर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की कोशिश करे। इस मुद्दे पर इजरायल के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से मदद मांगी और इजरायल ने इस काम के लिए चीन पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि चीन ने पिछले महीने ही ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता कराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि पिछले 7 साल से दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रखी थी। ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बेहद तल्ख थे। इस दुश्मनी की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के एम्बेसी पर हमला किया था, क्योंकि सुन्नी मुस्लिमों के देश सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु को फांसी दे दी गई थी। इसी बात से शिया मुस्लिम देश ईरान में लोग भड़क गए और उन्होंने सऊदी अरब के दूतावास को निशाना बनाया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन इसी साल मार्च में चीन ने दोनों के बीच सुलह करवा दी। इसी वजह से इजरायल को भी उम्मीद है कि ईरान को समझाने में चीन अहम भूमिका निभा सकता है। इधर पंजाब के रोपड़ में एक गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला सामने आया। आरोप है कि वहां के मोरिंडा इलाके में बने गुरुद्वारे में घुसकर एक आदमी ने बेअदबी की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो गुरुद्वारे के अंदर बेअदबी करता दिखा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने बेअदबी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर बेअदबी करने वाले आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की की सेना ने सीरिया और इराक में 21 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे अक्सर उनके ही हाथ होते हैं। यही वजह है कि तुर्की की सेना भी लगातार कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रहती है। दावा है कि इसी कड़ी में तुर्की के जवानों ने पिछले 4 दिन के अंदर उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में 21 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला तब तक करती रहेगी जब तक कि उनका सफाया नहीं हो जाता। जानकारी के मुताबिक तुर्की और कुर्द लड़ाकों के संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। वहां 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल पूरे इलाके की नाकेबंदी कर वहां आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों को पकड़ने के लिए पुंछ में करीब 2000 जवानों को उतार दिया गया, जो भाटा दूरिया के घने जंगलों में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल को शक है कि सेना के ट्रक पर हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा पुंछ के आसपास के जिलों में भी हाई अलर्ट जारी कर वहां संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल इस मामले में अब तक करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले चुके हैं। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में मतभेद की बात फिर खुलकर सामने आ गई। कुछ दिन पहले भी उन्होंने गठबंधन में दरार का जिक्र किया था और एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे महाविकास आघाड़ी की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने महाविकास आघाड़ी में मतभेद की खबरों से इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी ने पवार के बयान का सहारा लेकर वार करने में देर नहीं लगाई। पूरे विपक्ष ने हार कबूल कर ली है। एक ही महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ जब पवार के बयान से महाविकास आघाड़ी में दरार की बात सामने आई। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क के एक रिहायशी इलाके में हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें एक जोरदार विस्फोट होता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में 2 महिलाएं सड़क के किनारे चलती नजर आईं, लेकिन तभी वहां आसमान से एक मिसाइल सड़क पर गिरी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हो गया, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इस हमले के बाद रूस ने सेवेस्तोपोल की सुरक्षा और कड़ी कर दी। काला सागर के किनारे बसे सेवेस्तोपोल से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें रूस का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से नौसैनिक अड्डे की निगरानी करता नजर आया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने न सिर्फ सेवेस्तोपोल बल्कि पूरे क्राइमिया की सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि क्राइमिया पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुका है और वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि क्राइमिया उनके हाथ से फिसल जाए। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है, जिसे बचाने के लिए वो कई बार परमाणु हमले तक की धमकी दे चुके हैं। इसीलिए पुतिन ने क्राइमिया में हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने क्राइमिया की सुरक्षा के लिए वहां बड़ी संख्या में टैंक तैनात कर दिए। इसके साथ ही गोला बारूद की एक भारी भरकम खेप भी क्राइमिया पहुंचाई गई। लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की की सेना क्राइमिया में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी साल मार्च में यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में मौजूद रूस के सैन्य अड्डे पर हमला किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस दौरान यूक्रेन ने ड्रोन के साथ ही समंदर के रास्ते ऐसी नावें भेजी थीं जो बारूद से भरी हुई थीं, जिनसे क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाने का प्लान था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। जहां पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह उसे तबाह करना चाहता है ताकि पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुतिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस की सुरक्षा इतनी सख्त रखते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले महीने पुतिन खुद सेवेस्तोपोल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा का जायजा लिया था, क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी यूक्रेन की सेना कई बार सेवेस्तोपोल नेवल बेस को निशाना बना चुकी है, जिससे उसे काफी नुकसान भी पहुंचा था और पुतिन नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। इसीलिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि सेवेस्तोपोल नौसैनिक अड्डा जेलेंस्की के निशाने पर है और वहां कभी भी हमला हो सकता है। उनका ये डर सही भी साबित हुआ, क्योंकि पिछले महीने मार्च में सेवेस्तोपोल नेवल बेस को निशाना बनाने के बाद एक बार फिर यूक्रेन की फौज ने इस पर हमला कर दिया। इस बीच रूस ने यूक्रेन के बखमुत शहर में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया। पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे के लिए बखमुत बेहद अहम पड़ाव है, इसलिए पुतिन ने वहां रूस की सेना के साथ उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी उतारा हुआ है। और अब रूस ने दावा किया कि उस वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बखमुत के 3 और शहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। बखमुत में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बसा बखमुत शहर पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुका है। और वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन तो शहर के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। अगर बखमुत हाथ से निकला तो यूक्रेन के लिए पूर्व में पुतिन की फौज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के पुराने साथी और ईरान के पड़ोसी आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर एक दूसरे के सामने तन गए हैं। दोनों के बीच एक बार फिर खून खराबे का दावा हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर अपने एक सैनिक की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं अजरबैजान ने कहा है कि आर्मेनिया ने उसके सैनिकों पर फायरिंग की है। दोनों दुश्मनों का ताजा तनाव यहीं खत्म नहीं होता। इस खून खराबे के बीच अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख से आर्मेनिया का लिंक तोड़ने के लिए दोनों के बीच की इकलौती सड़क पर चेक पॉइंट बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख पहुंचने के लिए अजरबैजान के सुरक्षा घेरे से गुजरना होगा, जो कि आर्मेनिया को कतई मंजूर नहीं। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तीसरी लड़ाई लगभग तय दिख रही है। ये दोनों देश भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई में बड़े बड़े देश कूद सकते हैं। रूस तो इस युद्ध में उतरेगा ही। ईरान पहले ही लड़ने के लिए तैयार बैठा है। उसका दुश्मन इजराइल भी अपना दम दिखाने को बेताब है। वहीं तुर्की और अमेरिका भी अपना अपना पाला चुन चुके हैं। और अगर इतने ताकतवर देश एक दूसरे से भिड़ेंगे तो वो विश्व युद्ध ही होगा।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ताजा तनाव तब पैदा हुआ जब अजरबैजान ने ऐलान किया कि उसने लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क पर चेक पॉइंट बना दिया है। लाचिन कॉरिडोर नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता और नगोर्नो कराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों की जान बसती है। नगोर्नो कराबाख के लिए दोनों देश आज से नहीं बल्कि 30 साल से ज्यादा वक्त से लड़ मर रहे हैं। 2020 में ही दोनों देशों ने नागोर्नो कराबाख के लिए 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर तोप गोले और बम बरसाए थे, जिसमें 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब रूस ने सीज फायर करवाकर युद्ध रुकवा दिया था। उस सीज फायर के तहत अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को बंद नहीं कर सकता। लेकिन अजरबैजान ने आरोप लगाया कि आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख में नई जंग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो लाचिन कॉरिडोर के रास्ते नागोर्नो कराबाख में हथियार पहुंचा रहा है। अजरबैजान ने दावा किया कि इसलिए उसने भी लाचिन कॉरिडोर पर चेक पॉइंट बना दिया। लाचिन कॉरिडोर पर अजरबैजान के चेक पॉइंट का मतलब है आर्मेनिया का नागोर्नो कराबाख तक जाने का रास्ता बंद। और नागोर्नो कराबाख की आधी से ज्यादा आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है। उन लोगों के साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। दिक्कत यह है कि नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। जंग के बीच जेलेंस्की ने पुतिन पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया। युद्ध के 425वें दिन पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक बार फिर जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर अटैक कर दिया। यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर मौजूद रूस के जंगी जहाजों के बेड़े को ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद क्राइमिया में मौजूद रूसी सेना में खलबली मच गई। हमले के तुरंत बाद वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के हमले का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस से, जिसने खुलकर यह धमकी दी कि अगर G7 ने उस पर बैन का दायरा बढ़ाया तो वो पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया को भूखा मार देगा। रूस ने दो टूक कहा कि ऐसी स्थिति आई तो उसे ब्लैक सी ग्रेन डील को खत्म करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मतलब रूस ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को भूखा मारने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वो यूक्रेन से यूरोप समेत दुनिया के कई दूसरे देशों को होने वाले अनाज की सप्लाई को रोकने की चेतावनी दे रहा है। ब्लैक सी पर रूसी सेना का कब्जा है, वहां से यूक्रेन दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर अनाज भेजता है और इसीलिए रूस अब खुलकर यह चेतावनी दे रहा है कि वो पश्चिमी देशों को भूखा मार देगा, क्योंकि G7 देश रूस को निर्यात पर पूरा बैन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो रूस ब्लैक सी ग्रेन डील को खत्म कर सकता है, क्योंकि इस डील की वजह से यूक्रेन ब्लैक सी के रास्ते दुनिया को अनाज भेज रहा है और रूस की सेना उसे नहीं रोक रही। लेकिन इस बार रूस ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को भूखों मारने की तैयारी कर ली, क्योंकि अगर G7 देशों ने कुछ ऐसा वैसा फैसला किया तो पुतिन भी पीछे नहीं हटेंगे। वो सीधा ब्लैक सी ग्रेन डील खत्म कर देंगे। ये दावा पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने किया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने जोर शोर से ये खबर चलाई कि G7 देश रूस को निर्यात पर पूरा बैन लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि रूस को दुनिया के अलग अलग देशों से मिलने वाली चीजें नहीं मिलेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन से यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों को होने वाले अनाज की सप्लाई रोक देगा, क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन से लगातार गेहूं निर्यात हो रहा है और रूस उसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल रहा है, जबकि वो चाहे तो ऐसा कर सकता है और करोड़ों लोगों को भुखमरी की आग में झोंक सकता है। लेकिन फिलहाल पुतिन ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अगर G7 देशों ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाया तो पुतिन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के किनारे बसे यूक्रेन के ओदेसा और मारियोपोल शहर में रूस की सेना बैठी है। ब्लैक सी के किनारे बसे क्राइमिया पर वैसे ही रूस का कब्जा है, यानी रूस वहां से ब्लैक सी में होने वाले आयात और निर्यात को रोक सकता है। ओदेसा में तो उसने अनाज से भरे जहाजों को रोक भी दिया था, लेकिन पिछले साल जुलाई के महीने में ब्लैक सी ग्रेन डील हो गई और रूस ने ब्लैक सी के रास्ते होने वाले अनाज के निर्यात को फिर से शुरू होने दिया। इस डील में तुर्की ने अहम भूमिका निभाई थी और मध्यस्थता करके यूरोप समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से को भूखों मरने से बचा लिया था, क्योंकि डील ये हुई थी कि ब्लैक सी में फंसे अनाज से भरे जहाज निर्यात के लिए वहां से निकल सकेंगे और इस दौरान रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले नहीं करेगी। इस दौरान तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे और पता लगाते रहेंगे कि कहीं जहाजों से हथियार तो नहीं लाए जा रहे। लेकिन अब पुतिन ये डील खत्म करने के मूड में है। वो पश्चिमी देशों को जैसे को तैसा अंदाज में जवाब देना चाहते हैं, जिसका इशारा पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दे भी दिया, क्योंकि अगर रूस को सामान नहीं मिला तो दुनिया को यूक्रेन से मिलने वाला अनाज भी नहीं मिलने देगा। ब्लैक सी ग्रेन डील 18 मई को खत्म होने वाली है और अगर इसके बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने और बैन लगाए तो फिर तो दुनिया में अनाज के लिए मारामारी मच सकती है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों को 30% गेहूं रूस और यूक्रेन से मिलता है। इसके अलावा 29% जौ, 15% मक्का और 75% सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई भी इन्हीं दोनों देशों से होती है। यानी कि रूस के पास दुनिया की कमजोर नब्ज है और अगर पश्चिमी देशों ने कोई उल्टा सीधा फैसला लिया
तो पुतिन वो कमजोर नब्ज दबा देंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही G7 देशों ने ब्लैक सी ग्रेन डील को आगे बढ़ाने की मांग की है, जबकि ये डील 18 मई को खत्म होने वाली है। और इससे पहले पश्चिमी देशों का एक फैसला पुतिन को भड़का सकता है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में ग्रॉम 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन की सेना एक बार फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से कीव पर हमला कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कीव में इतनी तबाही मचेगी जिससे उबर पाना ज़ेलेंस्की के बूते से बाहर होगा। पिछले साल अक्टूबर में रूसी सेना ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया था। उस दौरान ईरान के इस हथियार ने कीव में भयानक तबाही मचाई थी। लेकिन ज़ेलेंस्की की परेशानी तब बढ़ गई जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस कीव पर ड्रोन से सबसे बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन ने उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। रूस के मीडिया का दावा है कि हमले से बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने ग्रॉम 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को कीव में तैनात कर दिया, ताकि रूस की सेना के हमले को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से फेल किया जा सके। रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन का यह हथियार 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों को ढेर करने की ताकत रखता है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने कीव में अमेरिका के NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। अमेरिका का दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइलों को तबाह किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका का ये रक्षक भी कीव को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से नहीं बचा पाया था। इसीलिए अब यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा के लिए ग्रॉम 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। उधर रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क के एक रिहायशी इलाके में हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जोरदार विस्फोट होता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में 2 महिलाएं सड़क के किनारे चलती नजर आईं, लेकिन तभी वहां आसमान से एक मिसाइल सड़क पर गिरी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हो गया, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा, जिसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रूस का दावा है कि यह हमला यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में मकीवका शहर के करीब किया, जिसमें सड़क के किनारे चल रही दोनों महिलाओं की मौत हो गई। इधर यूपी पुलिस माफिया सरगना अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख कर सकती है। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, जो इस वारदात के बाद से ही फरार है, इसलिए शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अब इनाम की राशि बढ़ाकर दुगनी यानी 1 लाख रुपए कर सकती है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन छत्तीसगढ़ में बताई गई। इससे पहले उसके ओडिशा में होने की खबरें आई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब गुड्डू मुस्लिम वहां नहीं है और वो छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में छिपा हो सकता है। पिछले हफ्ते ये जानकारी सामने आई थी कि ओडिशा के बरगढ़ में गुड्डू मुस्लिम के मामले में यूपी एसटीएफ ने राजा खान नाम के एक आदमी से पूछताछ की थी, जिसकी पुष्टि ओडिशा पुलिस ने भी की। उस वेरिफिकेशन में लोकल पुलिस ने सहायता की थी। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि राजा खान छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का रहने वाला है। उधर रूस पर केमिकल हथियार चलाने का आरोप लगाने वाले यूक्रेन पर ही केमिकल वेपन इस्तेमाल करने का आरोप लग गया। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस का समर्थन करने वाले एक संगठन ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से वहां केमिकल हथियार चलाए ताकि जापोरिजिया को रूस की मुट्ठी से आजाद किया जा सके। लेकिन रूस के समर्थन वाले संगठन ने दावा किया कि रूस की सेना भी एकदम चौकन्नी थी, इसलिए यूक्रेन का केमिकल वार खाली चला गया। जापोरिजिया यूक्रेन का वो प्रांत है जिसके बड़े हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है और पिछले साल वहां रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा भी घोषित कर चुके हैं। जापोरिजिया में ही यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, इसलिए यूक्रेन उसे पुतिन के पंजे से निकालने के लिए लड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन अब पुतिन की मौत चाहता है। बताया गया कि ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने पुतिन की जमकर आलोचना की और दावा है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुतिन मर जाते तो उन्हें खुशी मिलती। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने यह दावा किया कि पुतिन की वजह से रूस में भ्रष्टाचार बढ़ गया। इतना ही नहीं, बताया गया कि पुतिन की खराब रणनीति की वजह से रूस में ही उनके विरोधी बढ़ते जा रहे हैं। दावा है कि पुतिन के ही विरोधियों ने उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी भी कर ली। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने साफ कह दिया कि अगर ऐसा हो जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उधर ट्विटर ने दुनिया को अलविदा कह चुकी कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट पर ब्लू टिक लगाकर सबको हैरान कर दिया। इनमें राजनीति, फिल्म और खेल जगत के कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट पर फिर से ब्लू टिक को लगा दिया गया। इनमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ शुक्ला, ऋषि कपूर और इरफान शामिल हैं।
यही नहीं, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भारत रत्न लता मंगेशकर और क्रिकेटर शेन वॉर्न समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम भी इसमें शामिल हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक लगा दी गई। इधर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कर दी। इस कैंप के जरिए लोगों को एक ही जगह पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके तहत पूरे राज्य में करीब 2000 कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पास सांगानेर में लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की। पब्लिक क्या सोचती है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है, वो हल करने की हमारी है। 30 जून तक आयोजित किए जा रहे इन कैंपों के जरिए लोग राज्य सरकार की 10 योजनाओं के लाभ उठा पाएंगे। उधर खबर है कि बीते हफ्ते सीरिया को चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से दूर रहने की धमकी देने के बाद इजरायल ने उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि इजरायल ने दिन दहाड़े सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलीबारी कर दी। पिछले हफ्ते इजरायल ने अरबी में पर्चे लिखकर सीरिया की सेना को चेतावनी दी थी कि वो हिजबुल्लाह का दोस्त बनना बंद कर दे, नहीं तो इजरायल सीरिया को छोड़ेगा नहीं। और इजरायल ने जो कहा वो कर ही दिया। बताया गया कि इजरायल ने दक्षिण सीरिया में हिजबुल्लाह के अड्डों पर गोले बरसा दिए। इजरायल ने सीरिया पर हमला भी किया और पिछली बार की तरह इस बार भी सीरिया को लिखकर हिजबुल्लाह से रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। बल्कि इस बार इजरायल ने सीरिया में जो पर्चे गिराए उनमें बाकायदा सीरिया की सेना के अफसरों की फोटो और नाम भी छपे थे। इजरायल ने दावा किया कि उसके पास हिजबुल्लाह की मदद करने वाले सीरिया के सैन्य अधिकारियों की पूरी कुंडली है, इसलिए अगर अब भी सीरिया की सेना ने हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा तो उसके अफसर मारे जाएंगे। क्योंकि हिजबुल्लाह इजरायल का दुश्मन है, उसके सिर पर ईरान का हाथ है और हिजबुल्लाह इजरायल से एक भयानक जंग भी लड़ चुका है। यही वजह है कि इजरायल सीरिया में हिजबुल्लाह की मौजूदगी पर आग बबूला है, क्योंकि सीरिया इजरायल का पड़ोसी है, वो इजरायल के उत्तर पूर्व में है और ईरान उस सीरिया का दोस्त है। सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए ईरान के लड़ाके वहां विद्रोही गुटों से लड़ रहे हैं। इजरायल कहता है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी सीरिया में उतारा हुआ है और तो और ईरान सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार भी पहुंचाता है, इसलिए इजरायल ईरान के हथियारों की शिपमेंट पर भी अटैक करता रहता है। इधर लखनऊ में पुलिस ने एक लड़के को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो पिस्तौल लेकर वीडियो बना रहा था, जिसमें वो फिल्मी गाने पर जेब से पिस्तौल निकालता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, साथ ही उसके पास से अवैध पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद कर लिए। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। इस बीच उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर दफ्तर में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और उनका शव प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के एक होटल में संदिग्ध हालात में मिला। सुबह जब कमरा नहीं खुला तो होटल के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया गया तो अंदर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील सिंह का शव मिला। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लग रहा है, जो उसके कारण है उनके बारे में जानकारी की जाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की जांच में जुट गई। उधर ताइवान के अमेरिका से 400 हार्पून मिसाइलें खरीदने की खबर मिलते ही चीन बौखला गया। उसने ताइवान और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी। चीन के विदेश मंत्री ने 2 टूक बोल दिया कि ताइवान आग से खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका से आने वाली 400 हार्पून मिसाइलें ताइवान को बचाएंगी नहीं बल्कि बर्बाद कर देंगी, क्योंकि चीन ताइवान की उन मिसाइलों को चलाने से पहले उन्हें उड़ा डालेगा। चीन के विदेश मंत्री का यह बयान चीन की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि उसके लाख हाथ पैर मारने के बावजूद ताइवान अमेरिका से बेधड़क होकर हथियार खरीद रहा है। 7 अप्रैल को 400 हार्पून मिसाइलों की डील करके तो उसने चीन को खुलेआम चुनौती दे डाली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को ये मिसाइलें 2029 तक मिलेंगी, जिसके बाद ताइवान की ताकत दुगनी हो सकती है, क्योंकि हार्पून मिसाइलों की खेप उसकी नौसेना का हिस्सा बन जाएगी। चीन ने बयान दिया कि ताइवान ने यह डील करके मुसीबत को न्योता दे दिया है और वो ताइवान को ये मिसाइलें चलाने का मौका ही नहीं देने वाला। हार्पून मिसाइलें जमीन से हवा में मार कर सकती हैं। ये मिसाइलें 128 किलोमीटर की रेंज में खड़े जहाज को पलक झपकते ही उड़ा सकती हैं। यही वजह रही कि ताइवान ने अमेरिका से ये मिसाइलें खरीदी, क्योंकि उसे पता है कि उसका सामना चीन की विशाल नौसेना से होगा, जिसके सैकड़ों जहाज उसकी नौसेना पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन हार्पून मिसाइलें उन्हें रोकने की क्षमता रखती हैं। यही नहीं, ये मिसाइलें चीन की उस तैयारी को भी पस्त कर सकती हैं जिसका ट्रेलर उसने कुछ दिन पहले युद्ध अभ्यास करके और एनिमेशन वीडियो जारी करके दिखाया था। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला से आपत्तिजनक बातचीत की। हालांकि इस मामले में खुद बन्ना गुप्ता ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई और वायरल वीडियो को फर्जी बताया, लेकिन बीजेपी ने इस वीडियो के बहाने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा। ये सत्य है या किसी ने इसे फर्जी तरीके से वायरल किया है। वहीं कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। माननीय मंत्री विपक्ष के टारगेट पे है। इसी मामले में आरोपों के घेरे में आए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की शिकायत पर जमशेदपुर में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि G20 बैठक से पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए खतरनाक आतंकी साजिश रची है।
23 मई को श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें खलल डालने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आतंकियों को भेजने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करीब 30 आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की ताक में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों के 6 ग्रुप बनाए गए हैं। इनमें लश्कर के आतंकियों के 2 ग्रुप में 6 आतंकी मौजूद हैं, जो पुंछ के कृष्णा घाटी से घुसपैठ की फिराक में है। इसी तरह लश्कर के 5 आतंकी पुंछ के भिम्बर गली और 4 आतंकी अनंतनाग जिले के नौगाम से घुसने की ताक में है। इसके अलावा 5 आतंकियों का एक गुट उरी सेक्टर से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुटा है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि ISI ने सभी आतंकियों को खास तौर पर ग्रेनेड अटैक करने का आदेश दिया है। यही नहीं, ISI ने आतंकियों को घुसपैठ के दौरान सावधानी बरतने की हिदायत भी दी, ताकि किसी भी सूरत में उनके मंसूबों का पता न चल सके। हालांकि ISI की पूरी साजिश खुफिया एजेंसियों के हाथ लग चुकी है। और सुरक्षा एजेंसी के सूत्र ये भी बताते हैं कि आतंकी पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ साथ कश्मीरी पंडितों पर भी ग्रेनेड हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे G20 बैठक से पहले कश्मीर का माहौल खराब किया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि 20 अप्रैल को पुंछ में सेना के ट्रक पर ग्रेनेड अटैक भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। पाकिस्तान की इस खतरनाक साजिश का पता चलने के बाद बॉर्डर पर सेना ने निगरानी बढ़ाने के साथ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने आशंका जताई कि शहबाज शरीफ सरकार का कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और सेना देश की बागडोर अपने हाथों में ले सकती है। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान में फौजी हुकूमत का खतरा मंडराने लगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। वहां महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अनाज और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात यह है कि आटे के बोरियों के लिए पाकिस्तान में लोग जान लेने और देने पर उतारू हैं। ऊपर से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 33,000 करोड़ ही रह गया है। मतलब पाकिस्तान की सरकार चाहकर भी अपने लोगों के लिए दूसरे देशों से खाने पीने की चीजें तक नहीं खरीद पा रही। और इसीलिए शहबाज शरीफ की सरकार पूरी दुनिया में कर्ज का कटोरा लेकर भीख मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि ज्यादातर देशों ने उसे कर्ज देने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लॉ लागू हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने यह चेतावनी दी कि अगर देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात और ज्यादा बिगड़े तो सेना देश की बागडोर अपने हाथों में ले लेगी। मतलब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट तय माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिसके दम पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। यहाँ तक कि दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी उसे लोन नहीं मिला। और इसी वजह से पाकिस्तान पाई के लिए मोहताज हो चुका है। आर्थिक संकट के दौर से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान सरकार बुरी तरह छटपटा रही है और उसे आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब सरकारी संस्थानों के बीच भी संघर्ष शुरू हो चुका है और सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इसीलिए पाकिस्तान की सत्ता पर बैठी पार्टी PMLN के नेता शाहिद खाकान अब्बासी डरे हुए हैं। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में दावा किया कि पाकिस्तान की जो स्थिति अभी है वैसी कभी नहीं रही और अगर जल्द ही सत्ता पर काबिज लोगों ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश पर सेना का कब्जा होने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अब्बासी ने यह भी दावा किया कि सेना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के विकल्प पर विचार नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कई बार ये कह चुकी है कि वो राजनीति से बाहर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी ये है कि वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों विश्व बैंक की आई एक रिपोर्ट ने तो पूरे पाकिस्तान में ही खलबली मचा दी, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां एशिया में सबसे खराब हालत में हैं। ये कंपनियां कमाई से ज्यादा नुकसान कर रही हैं। इनका घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2016 से पाकिस्तान की एक भी सरकारी कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। इसीलिए विश्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार को सरकारी कंपनियों के घाटे को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी। मतलब पाकिस्तान के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिनसे निपटने में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री में आग की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फौरन वहां पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वो आग पर काबू पाते पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उधर चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरह आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेना में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया।
ताकि अगर चीन के साथ कभी जंग जैसे हालात बने तो उनसे आसानी से निपटा जा सके। यूक्रेन जंग से सबक लेते हुए ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों को इकट्ठा करने में जुट गया। ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरह हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसीलिए उसका पूरा जोर ज्यादा से ज्यादा हथियारों को बनाने पर है। असल में दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से कई देश परेशान हैं, जबकि हिंद प्रशांत महासागर के दक्षिण में मौजूद ऑस्ट्रेलिया भी चीन की अकड़ की वजह से सोच में पड़ा हुआ है। और इसीलिए दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खुद को मजबूत करने का फैसला कर लिया, ताकि चीन की अकड़ तोड़ी जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से परमाणु पनडुब्बी की डील की है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपने लड़ाकू विमानों को भी अपग्रेड करने जा रहा है, जिनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन में दम दिखाने वाले हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को भी ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर खरीदने की तैयारी में है। यानी चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया। इधर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने बिचौलिया बता दिया। नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कस दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ बिचौलिया का काम करने गए। हालांकि हमला नीतीश कुमार पर हुआ तो जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तो भाषाई रूप से भी नाबालिग है अब तक। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। एक रोज पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सीरिया के आसमान में रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी अमेरिकी सेना ने जारी किया। और यह आरोप लगाया कि रूस के सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान ने उसके फाइटर जेट को रोकने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सीरिया के आसमान में रूसी लड़ाकू विमान ने ऐसा 2 बार किया। आरोप लगाया गया कि रूस के फाइटर जेट ने सीरिया में हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए अमेरिका के लड़ाकू विमान का रास्ता रोका। लेकिन खबर है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। यानी अब यूक्रेन जंग की आग सीरिया में भी धधक सकती है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इससे पहले भी रूस कई बार सीरिया की हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजता रहा है, जिसका मकसद अमेरिका को चिढ़ाना है। क्योंकि यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इतना ही नहीं, उसने कई पश्चिमी देशों के जरिए भी रूस को सबक सिखाने की कोशिश की। यही वजह है कि रूस भी अब अमेरिका को फूटी आंख से देखना पसंद नहीं कर रहा। दावा है कि इसीलिए उसके लड़ाकू विमान ने जानबूझकर अमेरिका के फाइटर जेट को रोका। हालांकि बताया गया कि जब अमेरिका के लड़ाकू विमान ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रूस का विमान पीछे हट गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। वहां के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर दुबई के लिए उड़ान भरने वाले एक विमान में तेज धमाका होने की खबर है कि धमाके के बाद विमान के इंजन में आग की लपटें दिखाई दी। विमान में विस्फोट के बाद उसकी आपात लैंडिंग करवाई गई। इसके साथ ही काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से फिलहाल सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, इसमें एक अपडेट है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने के बाद फ्लाई दुबई का ये विमान जो है विस्फोट होता है और इंजन में आग लगती है। थोड़ी दूर पर, बहुत दूर होती है, नजदीक नहीं होता है, लेकिन इसकी फोर्स्ड लैंडिंग करने की योजना बनाई जाती है। और जो अभी खबरें आई है, एक अपडेट आ गया इस पूरी खबर में कि दिल्ली उस विमान को उतारने की तैयारी है। जो खबरें नेपाल से हमें मिली है, वहां हमारे सूत्रों से जो जानकारी दी गई है कि दिल्ली में इस विमान को उतारने की तैयारी की इजाजत मांगी गई है। देखना होगा कि अब थोड़ी देर के बाद अपडेट क्या होता है। यानी उसके इंजन में विस्फोट हुआ तो एक इंजन तो बंद हो गया, एक इंजन तो खराब हो गया। अब दूसरे इंजन पर विमान को काठमांडू से दिल्ली लाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। विमान की स्ट्रक्चर कैसा है वो थोड़ी देर के बाद हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन फ्लाई दुबई का विमान है और एक बार इंजन में विस्फोट होता है, इंजन में आग की लपटें 2 बार दिखाई देती हैं और काठमांडू एयरपोर्ट पे नहीं उतारा गया है और दिल्ली में विमान को उतारने की इजाजत मांगी गई है। अब यहाँ से कुछ खबरें जो अपडेट होंगी वो थोड़ी देर बाद अपडेट दिया जाएगा किशोर। तो ये अभी की स्थिति ये है कि वो वहां से उड़ चुका है और उसमें विस्फोट हुआ है। क्या संपर्क हो रहा है पायलट से, या संपर्क हुआ है बीच में, तभी तो ये उन्होंने मांगी होगी इजाजत? देखिए बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी है, संपर्क की जानकारी है, 9:20 पे ये विमान उड़ा था और पहली बार जब 2 लपटें दिखाई दी गई उसके बाद काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत दूर जा चुका था और इसलिए काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां भी बहुत अलर्ट रखा गया था। पहले शायद ये तैयारी की जा रही थी कि वहीं विमान को उतारा जाए, लेकिन अब जो हमें जानकारी सामने आई है, अभी आपसे जब बातचीत हो रही है तो हमें वहां से जानकारी मिली है कि दिल्ली में विमान को उतारने की तैयारी की जा रही है, उतारा जा सकता है। जी शुक्रिया नीरज आपका। इधर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को भी आरोपी बनाया गया।
आरोप है कि उसने अतीक के बेटे असद को अपने मोबाइल से उमेश पाल की तस्वीरें भेजी थी और इसी को आधार मानकर पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। इस मामले में अतीक के वकील हनीफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की भी तैयारी है। उमेश पाल अपहरण केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हनीफ इस मामले में प्रयागराज की सेंट्रल जेल में बंद है। उधर रूस की नौसेना ने जापान सागर में अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब जापान और रूस के बीच तनातनी की खबरें सामने आई, क्योंकि 4 दिन पहले ही रूस ने जापान के ऊपर बॉम्बर उड़ाकर उसे अमेरिका के बहकावे में न आने की चेतावनी दी थी और अब उसने ऐलान कर दिया कि उसकी नौसेना जापान सागर में जोरदार युद्धाभ्यास करने वाली है, जिसमें पनडुब्बियों को तबाह करने की ताकत रखने वाला उसका महाशक्तिशाली युद्धपोत एडमिरल ट्रिब्यूट्स भी शामिल होगा, जिसके जरिए रूस की नौसेना जापान सागर में मौजूद पनडुब्बियों से निपटने की ट्रेनिंग करेगी, ताकि समंदर में मौजूद दुश्मन देशों की किसी भी तरह की पनडुब्बी उसके लिए खतरा न बन सके और अगर जरूरत पड़े तो रूस उसे समंदर के अंदर ही तबाह कर दे। रूस के मुताबिक इस अभ्यास में उसकी नौसेना की एक बड़ी टुकड़ी हिस्सा लेगी, जो जापान सागर के इलाके में दुश्मन की नकली पनडुब्बियों को ढूंढेगी और उन्हें तबाह करने की प्रैक्टिस करेगी। इस दौरान नौसेना के खोजी हेलीकॉप्टर भी इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगे, जो समंदर में मौजूद नकली पनडुब्बियों की जानकारी युद्धपोत में मौजूद अधिकारियों को देंगे, जिसके बाद उन्हें ढूंढकर समंदर के अंदर ही बर्बाद कर दिया जाएगा और ये सैन्य अभ्यास जापान के करीब होगा। यही वजह है कि इससे जापान की चिंता बढ़ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रूस ने जापान को अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने की कीमत चुकाने की धमकी दी थी। इधर हैदराबाद में वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की पुलिस से हाथापाई हो गई। पुलिस उन्हें तेलंगाना राज्य सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में एसआईटी दफ्तर जाने से रोकने पहुंची थी, जहां उनकी पुलिस वालों से धक्का मुक्की हो गई। उन्होंने रोकने पर पहले तो पुलिस वालों का हाथ झटका, फिर उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जब वाईएस शर्मिला की मां उनसे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन्होंने वहां एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद काफी देर तक वो पुलिस से बहस करती रहीं। उधर 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनके साथ तेजस्वी यादव भी कोलकाता गए। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो 2024 से पहले देश भर में दौरा करेंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिले थे और इस बार उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, वो भी कोलकाता जाकर। उनके साथ तेजस्वी भी ममता से मिलने पहुंचे, जिसके बाद तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने अपने हाव भाव से जताया कि ममता से उनकी मुलाकात अच्छी रही, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है। ममता ने भी यही जताने की कोशिश की कि विपक्ष में सब साथ साथ हैं। ऑल आर टुगेदर, देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। ममता बनर्जी ने कह तो दिया कि 2024 में विपक्ष साथ लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस से उनकी नाराजगी विपक्षी एकजुटता की कोशिश में पेच फंसा सकती है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों के नतीजों के बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वो कांग्रेस से नाराज भी थी। बीजेपी ने विपक्ष में चल रही इसी खींचतान का जिक्र किया और ममता बनर्जी और नीतीश की मुलाकात पर तंज कस दिया। कुछ दिनों पहले यही ममता बनर्जी नीतीश कुमार को गद्दार कह रही थी और आज उनके साथ बैठ के विपक्षी एकजुटता की बात कर रही है। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना दौरा जारी रखा। कोलकाता के बाद वो लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। यानी नीतीश 2024 में विपक्ष को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री को विपक्ष का कौन सा नेता चुनौती देगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर IIM रोहतक ने सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा लोग कम से कम एक बार मन की बात को सुन चुके हैं, जबकि 23 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को नियमित देखा या सुना है। IIM रोहतक के सर्वे के मुताबिक करीब 96% लोग प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं और 19 से 34 साल की उम्र के 62% लोग मन की बात कार्यक्रम को मोबाइल फोन पर देखना या सुनना पसंद करते हैं। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 संस्करण पूरे होंगे। उधर जापान ने जासूसी के लिए लॉन्च होने वाली उत्तर कोरिया की सैटेलाइट को तबाह करने की तैयारी कर ली है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी सेना की इस खास सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया था, जिसका मकसद उत्तर कोरिया के दुश्मनों के हथियारों पर नजर रखना है। वहां के शासक किम जोंग उन अपनी जासूसी सैटेलाइट के जरिए दुश्मनों की गतिविधियों पर भी नजर रखना चाहते हैं। उनकी लड़ाई न सिर्फ पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया से है, बल्कि जापान और अमेरिका से भी वो भिड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए किम जोंग उन ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी सेना जल्द ही अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिसके जवाब में जापान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही जापान के रक्षा मंत्री ने धमकी दी कि उनकी सेना उत्तर कोरिया की किसी भी सैटेलाइट को तबाह कर देगी। यानी जापान ने अपने इरादे जता दिए कि वो उत्तर कोरिया से डरने वाला नहीं है। यही नहीं, जापान ने उत्तर कोरिया को उसी की भाषा में जवाब देने की चेतावनी भी दे दी, जिसका मतलब ये कि जैसे ही उत्तर कोरिया की कोई भी जासूसी सैटेलाइट जापान की सीमा से होकर गुजरेगी, उसे ढेर कर दिया जाएगा।
इसके लिए जापान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए। वहां के मीडिया के मुताबिक जापान की सेना ने ओकिनावा समेत कई दूसरे द्वीपों पर जमीन से हवा में मार करने वाली PAC-3 मिसाइलों को तैनात कर दिया। ये इलाका उत्तर कोरिया के रॉकेट लॉन्च करने वाले रास्ते में आता है। माना जा रहा है कि वहां से उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट गुजर सकती है। इसके साथ ही जापान ने अपने युद्धपोतों पर SM-3 मिसाइलों का बेड़ा भी तैनात कर दिया है, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। यानी जापान की रणनीति यह है कि जैसे ही उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लॉन्च होगी वो उसे तबाह कर देगा। क्योंकि जापान को खतरा न सिर्फ उत्तर कोरिया की इस सैटेलाइट से है, बल्कि उसकी घातक मिसाइलें भी जापान के लिए उतनी ही खतरनाक हैं। इसकी वजह यह है कि किम जोंग उन इससे पहले भी सैटेलाइट के नाम पर कई बार दुनिया को धोखा दे चुका है। और पश्चिमी मीडिया तो ये तक दावा करता है कि उत्तर कोरिया ने 2012 और फिर 2016 में सैटेलाइट लॉन्च करने के नाम पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। दोनों बार ये घातक मिसाइलें जापान के ओकिनावा द्वीप से ही होकर गुजरी थी। इसी वजह से जापान के लिए खतरा ज्यादा है। माना जाता है कि पिछले एक साल में उत्तर कोरिया करीब 100 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। हालांकि उत्तर कोरिया ये दावा करता है कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल का जवाब दे रहा है, लेकिन उस दौरान उसकी कई मिसाइलें जापान के नजदीक गिरी थी। इधर केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री सुबह केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए वो केरल के कोच्चि पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर सड़क पर चलते हुए भी नजर आए। पीएम के रोड शो के दौरान वहां सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखे। उन्होंने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री सुबह केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस बीच दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर में हंगामा हो गया। निकाय चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। टिकट की उम्मीद में आए कार्यकर्ता एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। आरोप है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जिस पर यह सारा झगड़ा बीजेपी विधायक के दफ्तर में शुरू हुआ, जिसमें पहले दफ्तर के गेट पर धक्का मुक्की हुई। फिर दर्जनों लोग सफेद शर्ट पहने एक आदमी को धकेलते हुए अंदर घुस गए। हालांकि पीछे से पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन तब तक अंदर मारपीट शुरू हो चुकी थी। पुलिस के समझाने का भी उन पर असर नहीं हुआ। वो एक को छुड़ाते तो दूसरा भिड़ जाता। बाद में पुलिस वालों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इधर शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगले 15 दिनों में ही राज्य की सरकार गिर जाएगी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। आज तो सरकार चल रही है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हालांकि बीजेपी के नेता राम कदम ने उनके बयान की तुलना भविष्यवाणी करने वाले तोते से कर दी। वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। माना जा रहा है कि संजय राउत का बयान शिवसेना के 16 बागी विधायकों से जुड़े कानूनी मसले से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। उधर आरोप है कि अफ्रीकी देश केन्या के मलिंदी शहर में अंधविश्वास के चक्कर में 47 लोगों की जान चली गई। वहां पॉल मैकेंजी नाम के एक पादरी ने कुछ लोगों को ईसा मसीह से मिलने का सपना दिखाया, जिसके बाद उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया और स्वर्ग में ईसा मसीह से मिलने की चाह में भूखे रहकर जान दे दी। केन्या के मालिंदी शहर के एक कब्रिस्तान से पुलिस ने 47 शव बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये सभी पादरी पॉल मैकेंजी के ही अनुयायी थे, जिन्हें उसने ईसा मसीह से मिलने का सपना दिखाया। अंधविश्वास के चक्कर में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी शव जिस कब्रिस्तान से बरामद किए गए वो पादरी पॉल मैकेंजी का ही बताया गया। Personally, I have visited about 18 grave sites of children. पुलिस ने लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उस पादरी को गिरफ्तार कर लिया। कहां पहुंचे सुहाने मंजरों तक, कहां पहुंचे सुहाने मंजरों तक, वो जिनका ध्यान था टूटे परों तक। 100 बात की एक बात कही द्विज ने, जिन्हें हर हाल में सच बोलना था, पहुंचना था उन्हीं को कटघरों तक। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।